हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। आरएनयू एजुकेशन हब के इस नर्सिंग डिवीजन में मैं राजेश देवंद आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पीडियाट्रिक्स का शानदार वाले टॉपिक आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं और आगे के जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपकी एग्जाम की दृष्टि से। और उन्हीं टॉपिक्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं अपनी डे बाय डे की क्लासेस के अंदर। आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स कंप्लीट मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर और बताते हैं कि एग्जामिनर कहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं और कौन कौन से एग्जामिनर किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है स्पेशली आज के इस टॉपिक के अंदर। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ में। और आपको यदि मान लो आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन एग्जाम की और आज की ये जो क्लास है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए जो पीडियाट्रिक्स का आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है अपना नियोनेटल जॉन्डिस। जी हाँ दोस्तों, नियोनेटल जॉन्डिस, पीलिया का नाम आपने अच्छी तरीके से सुना होगा कि पीलिया क्या होता है। बच्चों के अंदर पीलिया होता है तो नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है। ठीक है, ये तो अपने देसी भाषा की बात होगी। दूसरी बात ये होती है कि पीलिया कितने टाइप का होता है, उसमें भी क्वेश्चन आता है। आपने नाम सुना होगा, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से नॉर्मल कौन सा होता है, तो उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो कब होता है उसके लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको जो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है उसके लिए भी सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और आज हम बताएंगे कि एग्जामिनर जो है वो नियोनेटल जॉन्डिस में से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए तैयार करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ में, क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि क्लास के एंड के अंदर आपको बहुत शानदार वाला जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, तो उसको मिस नहीं करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। क्लास को इस तरीके से करके स्किप नहीं करना है क्योंकि नियोनेटल जॉन्डिस में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है सारी। चाहे आप नोरसेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी और कहीं भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है, बच्चों के अंदर होने वाला जो जॉन्डिस होता है वो क्या होता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के जॉन्डिस के बारे में। तो नियोनेटल जॉन्डिस जो होता है नियोनेटल जॉन्डिस का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर बच्चे के अंदर क्या हो जाना। हिंदी में यदि हम बात करें तो पीलिया होना बच्चे के अंदर। पीलिया के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस की हम बात करेंगे, किसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। इसके अलावा बिलिरुबिन जो होता है जिसका एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इस बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है उससे बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस में हम बात करेंगे, कॉजेज ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस में बात करेंगे और मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस भी हम बात करेंगे। क्योंकि आज की जो क्लास है ये क्लास आपके लिए बहुत काम की होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहे अपने साथ में। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस से हम बात करते हैं। तो नियोनेटल जॉन्डिस का मतलब होता है ये येलोइश कलर ऑफ द स्किन और स्क्लेरा caused by डिपॉजिट ऑफ बिलिरुबिन। अब देखो सवाल यहाँ पे ये आता है कि बिलिरुबिन क्या है। सबसे पहले तो ये आता है बिलिरुबिन क्या है। ठीक है, बिलिरुबिन क्या है और इस बिलिरुबिन की वजह से स्किन के अंदर येलोइश जो आता है, येलोइश डिस्कलरेशन जो हो जाता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, येलोइश डिस्कलरेशन जो होता है वो क्यों होता है उसी के बारे में आज हम बात करने आए हैं। तो बात करें कि बिलिरुबिन जो है वो आपको बताए, हीमोग्लोबिन का नाम सुना है आपने। हीमोग्लोबिन जो ब्लड का कंपोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड का कंपोनेंट होता है। और ये हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है, जब ये टूटती है, ब्रेक डाउन जो होता है, उस ब्रेक डाउन के टूटने के बाद में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्या, बिलीरुबिन। क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। ठीक है, और यही बिलीरुबिन जब बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उस सिचुएशन के अंदर जो है हम उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हैं। अब ये जो जॉन्डिस है वो अडल्ट में भी होता है और चूंकि हम पीडियाट्रिक्स की बात करें, पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात कर लेते हैं कि नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है। अब देखो नॉर्मली यदि हम बात करें कि ये जो स्क्लेरा जो येलोइश कलर का इस बच्चे का दिख रहा है आपके सामने, ये स्क्लेरा येलोइश कलर का जो दिख रहा है वो कब दिखेगा, जब अडल्ट के अंदर। तो कब दिखेगा, जब इसका आपके बिलिरुबिन का लेवल 2 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 mg पर डीएल से जब बिलिरुबिन का लेवल अडल्ट में ज्यादा हो जाएगा तो आपकी जो स्क्लेरा है वो क्या होगी, आपकी येलोइश दिखेगी। स्किन जो है वो येलोइश दिखेगी। और न्यूबॉर्न की यदि हम बात करें, न्यूबॉर्न स्किन की यदि बात करें, तो न्यूबॉर्न स्किन की यदि
5 mg पर डीएल से ज्यादा यदि उसमें बिलिरुबिन का लेवल हो रहा है तो उसकी जो स्किन है वो भी क्या दिखने लग जाएगी आपको, इस येलोइश कलर की दिखने लग जाएगी। तो यहाँ से देखा जाए मोटे तौर पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मोटे मोटे तौर पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि जॉन्डिस किसकी वजह से होता है। भैया बिलिरुबिन की वजह से होता है। जॉन्डिस जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, जॉन्डिस का मेन रीजन क्या है, बिलिरुबिन की वजह से। अब यदि बिलिरुबिन की हम बात करें, तो बिलिरुबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म के बाद में, एंड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, जब इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन हो जाता है तो जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस किसका एंड प्रोडक्ट है, हीमोग्लोबिन, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन का एंड प्रोडक्ट होता है कौन, बिलिरुबिन। क्लियर है। कब बढ़ेगा, यदि अडल्ट की बात करें, अडल्ट जो है, अडल्ट स्क्लेरा कब आपको दिखेगी, अडल्ट की जो स्क्लेरा जो है वो कब दिखेगी, ले मोर देन 2 mg पर डीएल हो जाएगा। किसका लेवल, बिलिरुबिन का लेवल। बिलिरुबिन का लेवल जब मोर देन 2 mg पर डीएल हो जाएगा तो स्क्लेरा पे, अडल्ट की स्क्लेरा पे विजिबल हो जाएगा। और न्यूबॉर्न की स्किन के ऊपर कब विजिबल होगा, जब बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 5 mg पर डीएल। क्लियर है। चलें अगली स्लाइड पे। ये स्लाइड, इसमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एग्जामिनर को दिखा देना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। अब यही क्वेश्चन यदि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करवाता तो इतना मटेरियल आपको समझ में नहीं आता। तो हम बात करें जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से आपकी पढ़ाई शुरू करेंगे। जीरो जीरो यानी आपका जो है स्टार्टिंग से पता चलेगी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे आप लोग एनक्लेक्स की बुक पढ़ते हो, या फिर पीआर यादव की बुक पढ़ते हो, या फिर कोई भी बुक रेफर करते हो, तो उसके अंदर क्या करते हो, आप टॉपिक पढ़ते हो, टॉपिक के बाद में आप क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हो। तो सवाल यही उठता है, जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इतना पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है। अब यदि हम बात करें कि जॉन्डिस जो है उसका इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस किस किस के अंदर नियोनेटल जॉन्डिस होने के चांसेस है। नियोनेटल, नियोनेटल का मतलब बच्चे के अंदर, जन्मते हुए बच्चे के अंदर जॉन्डिस होने के चांसेस किस किस में होते हैं। देखो, टर्म जो बच्चा होता है, ठीक है, टर्म जो बच्चा होता है यानी पूरे टाइम पीरियड पे कोई बच्चा यदि जन्म लेता है तो उसके अंदर 60% के अंदर नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिलता है। 60% बच्चों के अंदर नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिलेगा। और यदि कोई बच्चा प्रीटर्म है, समय से पहले यदि उसका जन्म हो रहा है, तो उसमें 80% प्रीटर्म जो बेबीज होते हैं उनमें नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिलता है। क्लियर है। जॉन्डिस जो है, जब बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है तो मोस्ट कॉमन कंडीशन है जो क्या करती है, मेडिकल अटेंशन की जिसको जरूरत होती है। बच्चे के अंदर जॉन्डिस यदि बढ़ता जाएगा तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, कर्निक्चर्स हो जाएंगे। कर्निक्चर्स की वजह से क्या होगा, बच्चे का जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर ये जो है बिलिरुबिन जो जमा होने लग जाएगा और वहां पे सीजर वगैरह कोज करेगा और बच्चे की मौत भी हो सकती है इसकी वजह से। तो ये जो है वो मोस्ट कॉमन मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर न्यूबॉर्न के अंदर अटेंशन देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टर्म के अंदर कितना होता है, 60% बच्चों में होता है। और प्री टर्म के अंदर कितने होते हैं, 80% बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिलता है। अब देखो, मेन सवाल ये आता है कि सर आपने ये बोला कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो है उस हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन कैसे बनता है। सवाल आपका ये है कि हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन जो है वो कैसे बनता है। तो थोड़ा सा एक रे डायग्राम से हम समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे हम यदि बात करें, देखो यदि हम देखें, हिपेटोसाइट्स जो मैक्रोफेजेज होती हैं, ये हिपेटोसाइट्स क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन में से, हीमोग्लोबिन एचबी जो होता है आपका हीमोग्लोबिन, तो इसमें दो चीज होती हैं। एक होता है हीम पार्ट, एक होता है हीम पार्ट, और एक होता है ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, ग्लोबिन पार्ट। ये जो ग्लोबिन है ये क्या है, प्रोटीन है। क्या है ये, प्रोटीन है। बॉडी के अंदर क्या है, क्या हो जाता है, रीयूज हो जाती है। तो यहाँ पे इसका काम तो खत्म। हीमोग्लोबिन में से हीम का जो ग्लोबिन था, उस ग्लोबिन का काम तो हो गया खत्म। अब बात आती है हीम पोर्शन। ठीक है, हीम जो होता है, ये हीम आगे जाके हीम जो है वो आगे जाके कन्वर्ट होती है किसके अंदर, बिलीवर्डीन के अंदर। कहाँ होती है, बिलीवर्डीन के अंदर। बिलीवर्डीन हीम जो है वो बिलीवर्डीन में कन्वर्ट होती है। अब ये जो हिपेटोसाइट्स में जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये कौन सी होती है, अनकॉन्जुगेटेड होती है। कैसी होती है, अनकॉन्जुगेटेड होती है, यानी ये किसी के साथ में बंधी हुई नहीं होती है। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो कहाँ जाएगी आपकी, यहाँ पे आएगी किसके पास में, हेपेटोसाइट्स में आके वहां पे कॉन्जुगेट हो जाएगी बिलिरुबिन के साथ में। वहां पे कॉन्जुगेट होगी, और कॉन्जुगेट होके क्या हो जाती है, कॉन्जुगेट होके ये लीवर से क्या कर दी जाती है, आउटसाइड क्या कर दी जाती है,
एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। इससे आपको शायद समझ में कम आएगा, वैसे बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे जो था, यहाँ से आपकी बिलीरुबिन जो था टूट के कहाँ गई, हिपेटोसाइट्स के अंदर। हिपेटोसाइट्स में कॉन्जुगेशन हुआ, कॉन्जुगेट होकर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हुई। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पहुंच जाती है, आपकी आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको क्या करते हैं, यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट करते हैं। यूरोबिलिनोजन वापस से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है किसमें, ब्लड में, और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। और इसी के साथ साथ में जो स्टर्कोबिलिनोजन जो होता है वो स्टर्कोबिलिनोजन किसके थ्रू बाहर निकलता है, फीसेस के थ्रू बाहर निकलता है, स्टूल के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी को समझने के लिए एक और डायग्राम से हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लोगे पूरी जॉन्डिस जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो पहला चीज है हीम पार्ट। मैंने क्या बोला था, हीमोग्लोबिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन, ये ग्लोबिन तो क्या हो गई, प्रोटीन है, तो क्या हो जाती है, रीयूज हो जाती है। ये तो रीयूज हो गई, इसका काम तो यहाँ पे खत्म। अब हीम जो पोर्शन है, ये हीम जो है वो कन्वर्ट होता है, देखो किसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आयरन। और हीम के अंदर दो चीज होती हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक तो होती है पाइरोल रिंग, होती है इसमें पाइरोल रिंग होती है, और पाइरोल रिंग के साथ साथ में इसमें होता है आयरन। अब आयरन तो बॉडी के लिए क्या हो जाता है, रीयूज हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो जाए, बॉडी में रीयूज हो गया। अब रीयूज होने के बाद में जो पाइरोल रिंग होती है, ये जब ओपन होती है ना, ओपन होने के बाद में इसको हम बोलते हैं क्या, बिली वर्डीन। क्या बोलते हैं, बिलीवर्डीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बिलीवर्डीन। अब बिलीवर्डीन को, इस बिलीवर्डीन को बिलीवर्डीन रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम जो है, ये रिडक्टेज एंजाइम इसको बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, बिलीरुबिन में। ठीक है, ये क्या करता है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है। अब ये जो बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन आगे जाके क्या होता है, बिलीरुबिन प्लाज्मा में एंटर करता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो था वहां से इसका ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ से फिर पहुंचती है किसके पास, ये प्लाज्मा के अंदर। अब प्लाज्मा में पहुंच गई, जैसे बिलीरुबिन जो है ये कहाँ पहुंच गई, प्लाज्मा में पहुंच गई। अब ये प्लाज्मा में पहुंचने के बाद में बिलीरुबिन और एल्ब्यूमिन आपस में क्या करती है, एक्सचेंज हो हाके वहां से पहुंच जाती है कहाँ पे, हिपेटोसाइट्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर। लीवर सेल्स के अंदर ये जो बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन कॉन्जुगेट होता है किसके साथ में, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम के साथ में। ये कॉन्जुगेट होता है किसके साथ में, ग्लूकोरोनिल, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज एंजाइम के साथ में क्या होता है, ये कॉन्जुगेट होता है। क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आ गई, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आ गई। क्या आ गई, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन गया। अब यहाँ पे देखो, ये सिचुएशन जो है वो किस में हो रही है, लीवर में हो रहा है। कहने का मतलब जो बिलीरुबिन है, वो बिलीरुबिन, बिलीरुबिन जो है ये क्या होती है, लीवर में आके, ये जो लीवर है, इस लीवर के अंदर क्या होती है, कॉन्जुगेट होती है। और इससे पहले कौन सी होती है, ये अनकॉन्जुगेटेड है। जब ये प्लाज्मा में थी ना, तो प्लाज्मा के अंदर क्या हो रही है, अनकॉन्जुगेटेड है, अनकॉन्जुगेटेड है। सवाल यहाँ से आएंगे, ध्यान रखना ये चीज, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड अच्छे से समझ लेना। लीवर के अंदर आ गई तो वहां पे क्या हो गई, ये कॉन्जुगेटेड हो गई, और लीवर से पहले प्लाज्मा थी तो वहां पे क्या हो गई, अनकॉन्जुगेटेड हो गई। अब देखो, फिर ये जो है आपकी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू पहुंचती है कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये क्या हो जाती है, ग्लूकोरोनिक एसिड से दूर दूर हो जाता है, वापस से अनकॉन्जुगेटेड हो जाती है। अनकॉन्जुगेटेड होके ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है स्टर्कोबिलिनोजन, स्टर्कोबिलिनोजन। ठीक है, स्टर्कोबिलिनोजन, और दूसरा होता है यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिनोजन स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है, और यूरोबिलिनोजन वापस ब्लड में आके, ब्लड में आके यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है। किसके थ्रू निकलती है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है। तो यहाँ पे देखो, मेन चीज ये है, ये प्रोसेस हीमोग्लोबिन जो है, वो हीमोग्लोबिन टूटना और बॉडी से बाहर निकलना किसका, बिलीरुबिन का। ठीक है, बिलीरुबिन का बॉडी से बाहर निकलना यदि नॉर्मल चलता रहता है, इसका मतलब मरीज हेल्दी है, कोई भी पर्सन जो है वो हेल्दी है। यदि इसके पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत आती है, तो वो क्या हो जाता है, जॉन्डिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है
जिसके अंदर इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जॉन्डिस हो जाता है। हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? शायद समझ में आया होगा। देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बनता है, हीम से और ग्लोबिन से। ग्लोबिन बॉडी से रीयूज हो गया। हीम पार्ट दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक होता है पाइरोल रिंग, पाइरोल रिंग, और इसी के साथ में आयरन। आयरन भी क्या हो गया बॉडी के अंदर, रीयूज हो गया। ये आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। ठीक है, ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, बिली रूबी बिलीवर्डीन के अंदर, बिलीवर्डीन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये बिलीवर्डीन जो है वो आगे जाके लीवर में जाके प्लाज्मा में जाके बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। ये बिलीरुबिन क्या है, अनकॉन्जुगेटेड है, अनकॉन्जुगेटेड है, अनकॉन्जुगेटेड है, और ये है कहाँ पे, प्लाज्मा के अंदर है। कहाँ है, प्लाज्मा के अंदर है। अब प्लाज्मा से ये एंटर करता है किसके अंदर, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर ये क्या होता है, बाइंड होता है, कॉन्जुगेट होता है, बाइंड होता है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ में और बना लेता है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ये यहाँ से कहाँ आता है, इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन में आके इंटेस्टाइन में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है स्टर्कोबिलिनोजन, स्टर्कोबिलिनोजन, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन। ठीक है, स्टर्कोबिलिनोजन जो है वो स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है, स्टूल के थ्रू, और यूरोबिलिनोजन वापस ब्लड में इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और वो किसके थ्रू बाहर निकल जाता है, यूरिन। इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो प्रोसेस थी, ये जो प्रोसेस थी ये हो रही थी कहाँ पे, प्लाज्मा के अंदर। ये वाला रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर हो रही थी, ये यहाँ पे प्लाज्मा सिस्टम चल रहा है, ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम चल रहा है, और यहाँ पे आके क्या कहाँ हो गई है, कॉन्जुगेट हो रही है किसके अंदर, लीवर के अंदर हो रही है। लीवर के बाद में, सॉरी लीवर ये था, लीवर में हो रही है। यहाँ से ये वाला पोर्शन कौन सा आ गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया। ये चीज मैं आपको थोड़ी देर के बाद में जब इसके टाइप्स ऑफ जॉन्डिस पढ़ाऊंगा उस टाइम में बहुत काम आएगी। कॉन्जुगेटेड कहाँ हो रहा था, अनकॉन्जुगेटेड कहाँ हो रहा था, और इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब था इसका, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? अब देखो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन की। टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन जो था दो तरीके का होता है बिलीरुबिन। एक मैंने अभी बताया था कि एक होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन और एक होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन। इनडायरेक्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं। और डायरेक्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं। याद रखना एक सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है, इनडायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट कौन सा होता है, जो अनकॉन्जुगेटेड होता है। कौन सा होता है, अनकॉन्जुगेटेड। अब ये ध्यान रखना कि अनकॉन्जुगेटेड हमने कहाँ पढ़ा था, जो कहाँ है, प्लाज्मा के अंदर जो है वो प्लाज्मा में क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड होता है। दूसरा मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन का कौन सा होता है, जो कॉन्जुगेटेड होता है। कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड होता है। मतलब ये कहाँ होगा आपका, ये कहाँ होगा, लीवर के अंदर होगा। कहाँ होगा, लीवर के अंदर होगा। क्लियर है? लीवर में जो होगा वो डायरेक्ट होगा, और लीवर के पहले जो प्लाज्मा में होगा वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। और आप जब रिपोर्ट देखते हो ना पेशेंट की, तो रिपोर्ट में यही लिखा होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। अब देखो यदि डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ रहा है, समझ लो इस चीज को कि डायरेक्ट बिलीरुबिन ये कहाँ था, प्लाज्मा में था ना, ये तो था आपका प्लाज्मा में, और ये था लीवर के अंदर। ठीक है, तो यदि डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ रहा है इसका मतलब लीवर में दिक्कत हो रही है, पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब लीवर में कोई दिक्कत हो रही है। और यदि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ रहा है इसका मतलब लीवर से पहले कोई दिक्कत है कि आरबीसी या तो ज्यादा टूट रही है। आरबीसी ज्यादा टूटने की वजह से क्या हो रहा है, आपका इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ रहा है। और डायरेक्ट बिलीरुबिन कब बढ़ेगा, जब लीवर जो है वो कॉन्जुगेटेड नहीं कर पा रहा हो। अब दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, तो पहली चीज तो है, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो बाइंड टू एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के साथ में ये क्या कर सकता है, बाइंड होता है। फैट सोल्यूबल होता है, ये फैट के अंदर सोल्यूबल हो सकता है। कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है। और टॉक्सिक होता है हाई लेवल में ब्रेन के लिए, हाई लेवल में ब्रेन के लिए। अब देखो सीधी सीधी सी बात ये है, आपको सवाल ये पूछे कि ब्रेन के लिए जो टॉक्सिक होता है वो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, तो साहब इनडायरेक्ट जो होता है ना, वो इनडायरेक्ट क्या होता है,
इनडायरेक्ट ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है, जबकि डायरेक्ट बिलीरुबिन ब्रेन के लिए टॉक्सिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, और ये जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन और स्टूल के अंदर, यूरिन और स्टूल के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन में से। सवाल आपको एग्जाम में पूछा भी जाए तो याद रखना, गलत नहीं होना है। इनडायरेक्ट होता है जब वो कॉन्जुगेट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, और जब कॉन्जुगेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। ज्यादा हार्मफुल कौन सा है दोनों में से, याद रखना दोनों में से ज्यादा हार्मफुल इनडायरेक्ट है, यानी जो प्लाज्मा में इकट्ठा हो रहा है ना ज्यादा, वो ज्यादा हार्मफुल होता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है। सवाल आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों में से कौन सा ऐसा है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और जो ब्रेन के लिए टॉक्सिक जो होता है वो कौन सा होता है, आपका इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट जो है वो ज्यादा खतरनाक है डायरेक्ट की बजाय। क्लियर है? अब देखो, इनडायरेक्ट आपका एल्ब्यूमिन से बाइंड होता है, और डायरेक्ट किससे बाइंड होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड से बाइंड होता है। ये इनडायरेक्ट फैट सोल्यूबल होता है, यानी फैट में भी सोल्यूबल होता है, और ये कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, और ये क्या होता है, यूरिन और स्टूल से क्या हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो ब्रेन में जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो स्टूल और यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और ये टॉक्सिक होता है किसके लिए, ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है। क्लियर है? एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, हमें हर तरफ से हर तरीके से तैयार रहना है। एग्जामिनर को उसके हाल बता देने हैं कि हमने जो तैयारी करी है वो आरएनयू से करी है, और राजेश सर ने हमें जो था वो पीडियाट्रिक पढ़ाई थी, और पीडियाट्रिक के अंदर एक एक टॉपिक हमें क्लियर करवाया था। बाकी कोचिंग वाले आपको चाहे क्वेश्चन करवा रहे होंगे 1 मिनट में, 10 मिनट में एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, हमारा टारगेट ये है आपको पूरा एनक्लेक्स बेस्ड जो स्टडी है पहले वो कराएं, और उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो बने रहे अपने साथ में। अगला जो स्लाइड है वो स्लाइड आती है आपकी मैकेनिज्म ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। अब जो मैकेनिज्म होता है आपका नियोनेटल जॉन्डिस का, वो कौन सा होता है, कैसे होता है मैकेनिज्म ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। अब देखो, इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस के लिए पहली चीज जो है, पहला तो इंक्रीज्ड बिलिरुबिन लोड ड्यू टू हाई हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। आपको पता है कि बच्चे के अंदर जब माँ के पेट के अंदर एम्ब्रियो बाहर आता है, एम्ब्रियो जब फीटस में कन्वर्ट होकर बाहर आता है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा होता है, और वो कौन सी होती है, फीटल हीमोग्लोबिन होती है। क्या होती है, फीटल हीमोग्लोबिन होती है, और कितनी होती है, 25 होती है। और वो धीरे 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 बाहर के एनवायरमेंट में जाके कितना हो जाता है, नॉर्मल 14 पे आती है, चाहे वो अडल्ट स्टेज में आता है तब। तो यहाँ पे ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। तो जब मान लो बिलिरुबिन का लोड कब बढ़ेगा, जब हीमोग्लोबिन क्या होगी, ज्यादा टूटेगी। किसकी वजह से होता है, हीमोलाइसिस की वजह से। ठीक है, हीमोलाइस। दूसरा, डिक्रीज्ड बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन इन द लीवर। अब लीवर में मान लो कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा है, उस सिचुएशन के अंदर भी क्या हो सकता है, आपका नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज डेफिशिएंसी है, यानी जीटीडी जो डेफिशिएंसी टाइप 1 जो है उसकी वजह से भी क्या होता है, कॉन्जुगेटेड लीवर, जो कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है उसका लेवल बढ़ जाता है, और डिफेक्टिव बिलिरुबिन एक्सक्रीशन। अब देखो, तीन चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, तीन चीजें जो है ना वो आपको बता रहा हूँ। एक जो चीज है वो चीज ये है, तीन टाइप से बिलिरुबिन आपने पढ़ा होगा। पहला होता है आपका प्री हिपेटिक, प्री हिपेटिक, पहला होता है प्री हिपेटिक, दूसरा होता है हिपेटिक जॉन्डिस, दूसरा होता है हिपेटिक जॉन्डिस, और तीसरा होता है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट हिपेटिक, हिपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस ये होता है ना। अब देखो, इसका नाम मैं प्री हिपेटिक दे सकता हूँ क्योंकि लीवर से पहले दिक्कत हो रही है, इसका नाम मैं दे सकता हूँ कि हिपेटिक होता है, और इसका नाम दे सकता हूँ डिफेक्टिव बिलिरुबिन एक्सक्रीशन, इसका नाम दे सकते हैं अपन। तो अब देखो, आगे यदि इनमें से बात करें हम, तो पहली चीज ये आती है कि जॉन्डिस के कारण क्या होते हैं, नियोनेटल जॉन्डिस के कौन कौन सी इटियोलॉजी है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है वो आपकी जॉन्डिस हो सकती है। अब जॉन्डिस को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोजेज जो है पहले 24 घंटे के अंदर, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये जो होता है
फर्स्ट 24 आवर्स में जो जॉन्डिस होता है ना, उसको हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना कि सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है, विद इन 24 आवर्स। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है, 24 आवर्स के बाद में जो होता है। दोनों में से नॉर्मल कौन सा है, फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल अपने आप रिकवर भी हो जाता है, जबकि पैथोलॉजिकल के लिए मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो बात कर लेते हैं अपन इन फर्स्ट 24 आवर्स की। हम बात करें तो दो सिचुएशन होती है। एक तो होता है हिमोलाइटिक, कोई भी डिसऑर्डर होता है, बच्चा जैसे ही इंट्रायूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आया, स्टार्टिंग के 24 दिन के अंदर बच्चे के अंदर हीमोलाइसिस ज्यादा हो गया। ठीक है, हीमोलाइसिस किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे मान लो कि आपका बच्चे को क्रॉस वो हो गया, एबीओ इनकॉम्पेटेबिलिटी हो गई, जो ब्लड ग्रुप की इनकॉम्पेटेबिलिटी होती है उसकी वजह से हो गया। आपको एक डिजीज का नाम सुना होगा G6PD। ठीक है, ये जो डेफिशिएंसी होती है इसकी वजह से हो गया। दूसरा टॉर्च सिंड्रोम, जिसकी वजह से कंजेनाइटल इन्फेक्शन होता है बच्चे को, जो कंजेनाइटल इन्फेक्शन होता है ना, टॉर्च सिंड्रोम, उसकी वजह से भी बच्चे को क्या हो सकता है, 24 आवर्स के अंदर अंदर जॉन्डिस हो सकता है। क्लियर है, 24 आवर्स में जो होगा वो क्या होगा, पैथोलॉजिकल होगा। दिमाग में सेट कर लो, भेजे में अपने में घुसा लो कि जो 24 आवर्स के अंदर जो होता है, 24 आवर्स में जो होता है वो कौन सा होता है, पैथोलॉजिकल होता है। पैथोलॉजिकल, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 24 आवर्स में जो होता है वो पैथोलॉजिकल होता है। और आफ्टर जो 24 आवर होता है, आफ्टर 24 आवर्स जो होता है वो कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल, और आ भी गया सामने की सेकंड और थर्ड, सेकंड डे से लेकर थर्ड वीक तक यदि कोई जॉन्डिस हो रहा है तो वो किसकी वजह से होगा, पहला तो फिजियोलॉजिकल, पहला फिजियोलॉजिकल, यानी ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी आरबीसी टूटेंगी, और ये मात्र और मात्र एक वीक के अंदर वापस से डिसअपियर हो जाता है। 7 दिन के अंदर क्या हो जाता है, ये वापस से बच्चा जो है वो नॉर्मल स्टेज में आने लगता है। 7 दिन के अंदर अंदर बच्चा क्या होता है, वापस नॉर्मल स्टेज में आने लगता है। दूसरा, ब्रेस्ट मिल्क, बच्चा यदि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा, और मैं आपको ये बता दूं कि आप कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो सबसे ज्यादा यदि आपको जॉन्डिस को रोकना है ना, जॉन्डिस के कोई इलाज करवाना है, तो बार बार बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, बार बार बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या होगा, बच्चा ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास करेगा, और यूरिन पास करेगा तो अपन ने क्या पढ़ा था कि दो तरीके से एक्सक्रीट आउट होता है, एक स्टूल के थ्रू और एक यूरिन के थ्रू। तो दोनों चीजें बच्चे की बढ़ जाएंगी, तो अंदर जो जमा हुआ आपका बिलिरुबिन है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट होने लगेगा। तो बच्चे को बार बार हर आधे घंटे, हर 1 घंटे में माँ का दूध के लिए बच्चे को पिलाते रहना है। दूसरा, पॉलीसाइथीमिया बच्चे को हो गया, सेप्सिस बच्चे को हो गया, सीफेलोहेमाटोमा बन गया, और इसके अलावा क्रिगलर नेजर सिंड्रोम बच्चे को हो गया, या फिर हीमोलाइटिक डिसऑर्डर बच्चे को कोई है, तो उस सिचुएशन में भी दूसरे दिन से लेकर थर्ड वीक तक ये डिजीज की वजह से बच्चे को क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। अपीयरेंस ऑफ परसिस्टेंट आफ्टर 3 वीक। ठीक है, अपीयरेंस और परसिस्टेंट आफ्टर 3 वीक, थर्ड वीक के बाद में जो अपीयरेंस होती है वो कैसे होती है, वो किसकी वजह से होती है। देखो, पहला चीज तो ब्रेस्ट मिल्क की वजह से हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से होता है, और कोलेस्टेसिस की वजह से हो सकता है। ये रीजन है जो लंबे टाइम तक बच्चे के अंदर जॉन्डिस कोज कर सकते हैं, लंबे टाइम तक बच्चे के अंदर जॉन्डिस कोज कर सकते हैं। तो ये थे मेन एटियोलॉजी बच्चे की। तो इसमें से जो सवाल पूछा जाता है वो पहला सवाल ये होता है कि जो 24 आवर्स के अंदर जो होता है वो कौन सा होता है, पैथोलॉजिकल होता है। पैथोलॉजिकल होता है, और 24 आवर्स के बाद में जो होता है वो कौन सा होता है, आपका फिजियोलॉजिकल होता है। और फिजियोलॉजिकल जो है वो 7 डेज तक क्या होता है, ये हो सकता है। क्लियर है। इसके आगे की जो क्लास है वो क्लास यदि आपको देखनी है तो आप हमारा जो है RNU एजुकेशन एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां से आप जाएं, और वहां जाने के बाद में आपको कंप्लीट थ्योरी बैच के अंदर क्लासेस देखने को मिलेंगी। वहां से आप क्लासेस जो है वो हमारी वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। और इसी के साथ में यदि आपको तैयारी करनी है नर्सिंग ऑफिसर बनने की, तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको जो है वो बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज चाहिए। और अभी अपने पास में एक शानदार वाला ऑफर चल रहा है जिसमें आप नॉर्सेट 8 की तैयारी कर रहे हो, और नॉर्सेट 8 की तैयारी के लिए आपको टेस्ट सीरीज चाहिए। तो टेस्ट सीरीज 199 के अंदर 50+ जो टेस्ट हैं वो 5,000 से लेकर 10,000 तक के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे जाके विजिट जरूर करें। वहां पे सारे वीडियोस और इसके आगे की जितनी भी क्लासेज हैं वो सारे की सारे वहां पे अवेलेबल हैं। तो इसी कड़ी में इसको कंप्लीट करते हैं आगे की तरफ।
बाकी इससे रिलेटेड और आपको यदि डिटेल चाहिए तो आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हो, वहां पे वो चीजें अवेलेबल है। देखो, अब आता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं बार बार, यही दो नाम है जो आपको बार बार परेशान करते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। आज इसको हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो कब होता है? आफ्टर 24 आवर। आफ्टर 24 आवर्स जो है, ये आफ्टर 24 आवर्स क्या होता है, 24 आवर्स के बाद में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। और टोटल बिलिरुबिन जो है वो राइज होता है लेस देन 5 mg/dl पर डे। यानी बिलिरुबिन का लेवल कहाँ तक रहता है इसमें? 5 mg/dl पर डे से। मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है इसकी कब तक? चौथे 4 से लेकर 5वें दिन तक। और मैं वापस नॉर्मल आ जाता है कितने दिन में? 7 डेज के अंदर। सीरम लेवल लेस देन 15 mg/dl और क्लिनिकली नॉट डिटेक्टेबल आफ्टर 14 डेज। 14 दिन के बाद में यदि बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बच्चे में पता नहीं लग पाएंगे, अब लगा पाएंगे कि बच्चे को ये हुआ था या फिर नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ से सवाल कौन कौन से पूछे जाएंगे? सवाल ये पूछे जाएंगे कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो कब होता है? आफ्टर 24 आवर्स होता है। क्लियर है? 24 आवर्स होता है। बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन का लेवल कितना हो जाता है? 5 mg/dl पर डे होता है। इंटेंसिटी बिलिरुबिन के लेवल की बढ़ने की कौन से डे तक रहती है? 4 से लेकर 5वें दिन तक जो है इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और यदि प्रीटर्म है तो प्रीटर्म के अंदर कितना होगा? 7 डेज के अंदर मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको बिलिरुबिन की देखने को मिलेगी। क्लियर है? इसके बाद में यदि सीरम लेवल की बात करें कि सीरम लेवल जो है कितना रहता है? 15 mg/dl से कम ही रहता है। टर्म के अंदर 4 से 5वें दिन में, दोनों चीजें याद रखना। यदि बच्चा टर्म है तो टर्म के अंदर मैक्सिमम बिलिरुबिन का लेवल कब देखने को मिलेगा? 4th और 5th डे के, 5th डे के ऊपर देखने को मिलेगा। और प्रीटर्म जो है, प्रीटर्म जो है उस प्रीटर्म के अंदर कब देखने को मिलेगा? 7th डे पे। कब देखने को मिलेगा? 7th डे पे आपको ये देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है कब होता है? विद इन 24 आवर्स। दोनों में यही डिफरेंस है और मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है हर तीसरे एग्जाम में, हर नोरसेट में देखने को मिल सकता है आपको ये सवाल। तो ये क्या होता है? पढ़ लो, क्योंकि नोरसेट का और इसका एम्स का भरोसा नहीं है क्वेश्चन कहाँ से देते हैं। पता है ना, सीआरई 2025 के अंदर हुआ क्या था? एक ही टॉपिक में से 66 क्वेश्चन दिए उन्होंने। पता नहीं कौन सा टॉपिक कब काम में आ जाए। ठीक है, तो जिस बच्चे ने HIV का टॉपिक और TB का टॉपिक पढ़ा था वो आराम से एम्स के अंदर नौकरी करेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, तो आप कितना फॉलो करोगे इन चीजों को। अब देखो, 24 आवर्स के अंदर अंदर हो रहा है तो उसको कौन सा बोलते हैं अपन? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। प्लस इंक्रीज ऑफ बिलिरुबिन 5 mg/dl पर डे से ज्यादा होता है। वहां कितना था? 5 mg/dl पर डे ही था। यहाँ पे जो बिलिरुबिन का लेवल है वो 5 mg/dl पर डे से ज्यादा है। सीरम बिलिरुबिन का लेवल 15 से भी इसमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और जॉन्डिस जो है वो परसिस्टेंट रहता है 14 दिन। यहाँ पे तो 14 दिन के बाद में आप इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि बच्चे को क्या हुआ था, जॉन्डिस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बच्चे को 14 दिन बाद में भी क्या रहता है? परसिस्ट रहता है। स्टूल का कलर जो है, स्टूल का कलर जो है क्ले वाइट कलर का स्टूल होगा। यूरिन स्टेनिंग येलो स्टेनिंग देखने को मिलेगी। और डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 2 mg/dl आपको देखने का मिलेगा। डायरेक्ट जो बिलिरुबिन है उसका लेवल कितना देखने को मिलेगा? मोर देन 2 mg/dl देखने को मिलेगा। दोनों सवाल बहुत ही शानदार है, इनसे आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब देखो, यदि आगे की जो क्लास है इसकी, उस क्लास को हम अगली क्लास में देखते हैं, क्योंकि क्लास काफी बड़ी हो गई है। आप लोग भी शायद ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी क्लास थी। इसमें से मेजर मेजर जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने 10 से 12 क्वेश्चन तैयार किए हैं, और वो 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लास को स्क्रीनशॉट ले लेना और रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि ये चीजें जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं होने। अब आपको मान लो सीधा सीधा क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। मैंने बोला कि 24 आवर्स के बाद में जो होता है फिजियोलॉजिकल। अब 24 आवर्स के बाद में क्यों होता है? पैथोलॉजिकल 24 आवर्स के पहले ही क्यों होता है? इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।